जब कभी भी इंडिया में क्विक कॉमर्स की बात होती है ना, तो सबसे पहला नाम जो दिमाग में आता है वो है जेप्टो। वो कंपनी जिसने इंडिया को सिखाया कि ग्रोसरी भी 10 मिनट में घर तक आ सकती है, जिसने अपने दम पर एक पूरी नई इंडस्ट्री खड़ी कर दी और जिसके पीछे खड़े थे दो स्टैनफोर्ड के ड्रॉप आउट लड़के जो उम्र में तो बहुत छोटे थे लेकिन उनके सपने बहुत बड़े। लेकिन दोस्तों, जितनी फास्ट ये कंपनी ऊपर गई है ना, उतनी ही फास्ट अब उसके नीचे गिरने की कहानियां भी सामने आने लगी। जहां कंपनी आईपीओ लेके आने की तैयारी कर रही है, वहीं ईडी जैसे एजेंसीज उसके फाउंडर्स को बुला के सवाल पूछ रही है। जहां कंपनी खुद को मार्केट का लीडर बता रही है, वहीं उसके कस्टमर्स ही उसे छोड़कर ब्लिंकिट की तरफ जा रहे हैं। तो आखिर जेप्टो के साथ हो क्या रहा है और क्या सच में ये कहानी अब अपने अंत की तरफ बढ़ती चली जा रही है? चलिए समझते हैं पूरी सच्चाई आज की इस वीडियो में। मेरा नाम है अर्चित मित्तल और मैं आप सब लोगों के लिए ऐसी इंटरेस्टिंग केस स्टडी लेकर आता रहता हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बात है जुलाई 2021 की, जब दो लड़के आदित्य पलीचा और कलवल्य बोहरा, जो दोनों स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के ड्रॉप आउट थे, एक नई कंपनी शुरू करते हैं। शुरुआत में इसका नाम वो रखते हैं किराना कार्ट, लेकिन बाद में यही कंपनी दुनिया में जेप्टो के नाम से जानी जाती है। इनका पूरा आइडिया एक सिंपल कॉन्सेप्ट पे बेस्ड था, डार्क स्टोर्स। ये छोटे छोटे हाइपर लोकल वेयरहाउसेस होते हैं जो शहर के अलग अलग एरियाज के अंदर ही बनाए जाते हैं, ताकि ग्रोसरी का सामान कस्टमर के घर तक सिर्फ 10 मिनट के अंदर अंदर पहुंचाया जा सके। जब पहली बार लोगों ने इस आइडिया के बारे में सुना तो काफी लोगों को लगा कि सिर्फ ये एक मार्केटिंग है। आखिर ग्रोसरी डिलीवरी में उस वक्त लोग आधा घंटा, 1 घंटा, कभी उससे भी ज्यादा इंतजार कर लेते थे। ऐसे में कोई कंपनी अगर सिर्फ 10 मिनट में डिलीवरी का प्रॉमिस कर भी रही है तो उसका भरोसा करना आसान नहीं था। लेकिन धीरे धीरे जेप्टो ने दिखाया कि अगर स्टोर्स कस्टमर के पास ही हो और ऑपरेशन सही तरीके से चलाए जाएं, तो ये मॉडल सिर्फ पॉसिबल ही नहीं है बल्कि स्केलेबल भी हो सकता है। बस फिर क्या था, जेप्टो ने धीरे धीरे अपना नेटवर्क एक्सपैंड करना शुरू कर दिया और इन्वेस्टर्स का भरोसा भी जीतना शुरू कर दिया। फंडिंग राउंड्स एक के बाद एक आते ही चले गए। अब तक कंपनी लगभग $2.3 बिलियन की फंडिंग रेस कर चुकी है। साल 2024 तक जेप्टो की वैल्यूएशन 5 बिलियन तक पहुंच गई थी। फिर 2025 में कैलपर्स जैसी बड़ी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फर्म के साथ $450 मिलियन का एक और फंडिंग राउंड हुआ, जिसके बाद कंपनी की वैल्यूएशन सीधा $7 बिलियन तक पहुंच गई। अगर ग्रोथ की बात करें तो नंबर्स और भी ज्यादा इंप्रेसिव दिखते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2026 के अंदर यानी कि मार्च 2026 तक जेप्टो का रेवेन्यू डबल से भी ज्यादा बढ़कर हो गया 22,624 करोड़। मार्च 2026 तक कंपनी के पास 1139 डार्क स्टोर्स थे जो इंडिया के 66 शहरों में फैले हुए थे। सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं, कस्टमर्स भी लगातार बढ़ते चले जा रहे थे। कंपनी के एनुअल ट्रांजैक्टिंग यूजर्स यानी कि एक साल के अंदर कम से कम एक बार ऑर्डर करने वाले यूनिक कस्टमर 25% से बढ़कर 4.79 करोड़ तक पहुंच गए। पहली नजर में देखो तो सब कुछ एक परफेक्ट स्टार्टअप की सक्सेस स्टोरी लगती है, लेकिन दोस्तों ये सिर्फ वो कहानी है जो नंबर्स दिखाते हैं। असली कहानी इन्हीं नंबर्स के पीछे छुपी हुई। अब यहां से शुरू होती है वो कहानी जो जेप्टो अपने इन्वेस्टर्स को दिखाना नहीं चाहता है। कंपनी की जो स्टैंड अलोन ऑडिटेड फाइलिंग्स थी, उनमें 2025 के साल का सेल्स दिखाया गया था 9,668 करोड़, जिसमें नेट लॉस था 3,367 करोड़। लेकिन जब कंपनी अपने आईपीओ के लिए अपडेटेड डीआरएचपी फाइल करती है, तब उसी 2025 के रीस्टेटेड कंसोलिडेटेड नंबर्स कुछ और ही कहानी बताते हैं। जहां रेवेन्यू दिखाया गया था 11,109 करोड़ रुपए का और नेट लॉस दिखाया गया था 4,699 करोड़ का। यानी कि एक ही साल के लिए दो अलग अलग फिगर्स जो देखने में ही कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। और अब बात करते हैं 2026 के साल की। इस साल जेप्टो का रेवेन्यू तो डबल हो गया 22,624 करोड़ तक, लेकिन उसका नेट लॉस भी 26% से बढ़कर 5,905 करोड़ तक पहुंच गया। कंपनी का टोटल एक्सपेंस था 29,026 करोड़ रुपीस और इसमें एडजस्टेड एबिटा का जो लॉस था वो रहा 5,041 करोड़ का,
हाँ, एक अच्छी बात ये जरूर है कि पर ऑर्डर लॉस थोड़ा कम हुआ। जहां पहले एक ऑर्डर पे 136 रुपए का लॉस होता था, वो वहां से घटकर 78.75 रुपीस तक आ गया, जो ये दिखाता है कि कंपनी की यूनिट इकोनॉमिक्स थोड़ी सी बेहतर हो रही है। और इसमें एक और फैक्टर भी है जो बहुत कम लोग डिस्कस करते हैं। कंपनी ने 2026 के अंदर अकेले एडवर्टाइजमेंट पर 1389 करोड़ रुपीस खर्च कर दिए, लेकिन इसके बावजूद भी मार्च 2026 में पहली बार ऐसा हुआ कि कंपनी के एक्टिव यूजर्स में मंथ ऑन मंथ सीक्वेंशियल डिप देखने को मिला। और जहां तक बात है कंपटीशन की, तो यहां भी ज़ेप्टो पीछे छूट रहा है। 2025 के मिडिल तक मार्केट शेयर रफली ब्लिंकिट के पास 44 से 46% का था, ज़ेप्टो के पास 29 से 30% का था और इंस्टामार्ट के पास 23 से 25% का था। लेकिन 2026 आते आते ये नंबर ज़ेप्टो के खिलाफ हो, ब्लिंकिट का मार्केट शेयर बढ़कर 45 से 50% के बीच तक पहुंच गया, जबकि ज़ेप्टो का शेयर घटकर 20 से 22% पर आ गया और इंस्टामार्ट भी लगभग 24% के साथ ज़ेप्टो से आगे निकल गया। और अगर डेली ऑर्डर्स की बात करें तो यहां भी सबसे पहले आता है ब्लिंकिट, फिर आता है ज़ेप्टो और फिर स्विगी, इंस्टामार्ट। ब्लिंकिट के पास डार्क स्टोर्स भी ज़ेप्टो के मुकाबले काफी ज्यादा रहे हैं। 2027 जो कि ब्लिंकिट के डार्क स्टोर का नंबर है, वहीं उसके मुकाबले में ज़ेप्टो के पास सिर्फ 1139 है। और इसके ऊपर से Amazon नाउ और फ्लिपकार्ट मिनट्स जैसे नए प्लेयर्स भी मैदान में एंट्री ले चुके हैं, जिसमें से फ्लिपकार्ट मिनट्स ने तो अपने आप को 1000 से ज्यादा डार्क स्टोर्स में खड़ा कर लिया है, जिससे पुराने प्योर प्ले स्टार्टअप्स जैसे कि ज़ेप्टो और इंस्टामार्ट पर प्रेशर और ज्यादा बढ़ गया है। यहां से दिसंबर 2025 में सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी यानी सीसीपीए ने ज़ेप्टो पर 7 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था। रीजन था डार्क पैटर्न्स यानी कि कस्टमर को कंफ्यूज करके पैसे निकलवाने के यूएक्स ट्रिक्स। इसमें दो चीजें सामने आती हैं। पहला ड्रिप प्राइसिंग यानी कि हैंडलिंग चार्जेस जैसे मैंडेटरी फीस सिर्फ फाइनल चेकआउट पर दिखाना, और दूसरा है बास्केट स्नीकिंग यानी कि ज़ेप्टो पास को कार्ट में पहले से ही बिना कस्टमर की परमिशन के सेलेक्ट करके दिखाना। और इस ऑर्डर के बाद से सीसीपीए ने यह भी बोला है कि यह सिर्फ एक यूएक्स कंप्लेंट नहीं है, लीगल मेट्रोलॉजी रूल्स के अंडर एक्चुअल एमआरपी वायलेशन भी है। ज़ेप्टो ने इस ऑर्डर के खिलाफ एनसीडीआरसी में अपील की है और 20 जनवरी 2026 को उनको एक इंटरिम स्टे भी मिल गया है, यानी कि अभी ये मामला पूरी तरीके से सुलझा नहीं है, सिर्फ टाल दिया गया है। और ये कोई अकेला केस नहीं है। इससे पहले 4 जून 2025 को भी सीसीपीए ने एक दूसरा नोटिस दिया था, जिसमें ड्रिप प्राइसिंग और डिस्गाइज्ड एडवर्टाइजमेंट के एलिगेशंस थे। साथ ही एमआरपी से ज्यादा चार्ज करने का भी इल्जाम था। ज़ेप्टो ने इसको टेक्निकल ग्लिच का इशू बताया था, लेकिन ये मामला भी अभी तक पेंडिंग है। इसके अलावा जनवरी 2026 में इंडियन गवर्नमेंट ने ज़ेप्टो, ब्लिंकिट और इंस्टामार्ट जैसी कंपनीज पर प्रेशर डाला था कि वो अपनी 10 मिनट डिलीवरी वाली मार्केटिंग मैसेजिंग बंद कर दे, क्योंकि इससे डिलीवरी राइडर्स की सेफ्टी और उनकी पे को लेकर सवाल उठ रहे थे। और एक दूसरा मामला है ऑल इंडिया कंज्यूमर प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूटर्स फेडरेशन का, जिन्होंने कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी सीसीए के सामने कंप्लेंट डाली है कि क्विक कॉमर्स प्लेयर्स, जिनमें ज़ेप्टो भी शामिल है, प्रेडेटरी और एंटी कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा धमाका तब हुआ जब 8 अप्रैल 2026 को ईडी ने खुद सामने से ज़ेप्टो के दोनों फाउंडर्स आदित्य पलीचा और केवल्य वोरा को समन भेज दिया फेमा के अंडर यानी कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ईडी ने उनसे फॉरेन इन्वेस्टमेंट और शेयर होल्डिंग से जुड़े डॉक्यूमेंट्स मांगे, क्योंकि ज़ेप्टो को फॉरेन ओन्ड और फॉरेन कंट्रोल्ड कंपनी माना जाता है। एफडीआई रूल्स के हिसाब से दोनों फाउंडर्स इस समन के बाद ईडी के सामने पेश हुए। कंपनी ने अपनी आईपीओ फाइलिंग में यह भी बताया कि उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए हैं और ईडी की तरफ से कोई और कम्युनिकेशन अभी तक नहीं आया है। और लेकिन यह भी लिखा है कि फ्यूचर में इस मामले के और बढ़ने का खतरा बना हुआ है। और अगर बात करें
कंपनी के अंदर के हालातों की, तो जेप्टो कैफे जो अप्रैल 2022 में लॉन्च हुआ था और दिसंबर 2024 में एक स्टैंड अलोन ऐप के रूप में रिलॉन्च किया गया था, तो फरवरी 2025 तक 1 लाख डेली ऑर्डर्स तक पहुंच गया था। लेकिन मई 2025 आते आते नॉर्थ इंडिया के कई शहर जैसे कि आगरा, चंडीगढ़, मेरठ, मोहाली, अमृतसर में 10-10 आउटलेट्स बंद होने लगे और नवंबर 2025 तक लगभग 200 आउटलेट्स टेम्पररीली बंद हो चुके थे, जिससे कई वर्कर्स पर असर पड़ा। ये साफ दिखाता है कि फूड डिलीवरी का बिजनेस ग्रोसरी डिलीवरी जितना आसान नहीं था, क्योंकि सप्लाई चेन, स्टाफिंग, क्वालिटी कंट्रोल जैसी चीजें इसमें काफी मुश्किल साबित होती हैं। और कंपनी के अंदर भी, लीडरशिप में भी बहुत ज्यादा उथल पुथल देखने को मिला है। 2026 में एट्रिशन रेट 50% से भी ज्यादा रहा, यानी कि कंपनी के 50% एम्प्लॉय 2026 में जो ज्वाइन करे थे वो 2026 में ही निकल गए। और कंपनी के एचआर हेड मार्टिन दिनेश गोमेज और कैफे डिवीजन के कई सीनियर एग्जीक्यूटिव्स ने भी कंपनी छोड़ दी। और ये सब तब हुआ जब कंपनी अपने आईपीओ की तैयारी में लगी हुई। तो दोस्तों, जो तस्वीर हमने आपके सामने रखी उससे ये साफ है कि जेप्टो अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन वो एक साथ चारों तरफ से दबाव झेल रहा है। जेप्टो के आईपीओ के आने की उम्मीद बहुत ही जल्द है और ये इंडिया का पहला प्योर प्ले क्विक कॉमर्स आईपीओ होगा। और असली सवाल ये है कि जेप्टो अपने स्केल को असली प्रॉफिट में बदल पाएगा या नहीं, या फिर सिर्फ ये भी उन स्टार्टअप्स की लिस्ट में शामिल हो जाएगा जो बड़े सपने दिखाते हैं, बड़े घाटे में डूब जाते हैं। आप लोगों का क्या ख्याल है? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर इसका आईपीओ आता है, क्या आप लोग इन्वेस्ट करेंगे? आप लोगों को कंपनी के ऊपर क्या थॉट प्रोसेस है, मुझे प्लीज कमेंट में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही और बेहतरीन केस स्टडीज के लिए, जो मैं अर्चित मित्तल आप लोगों के लिए अब लाता हूं।